Greetings everyone, welcome back to our channel Nagin Best Digital Learning. So today we will discuss the different types of question answer of chapter number 15, that is plant growth development. Plant growth development. So we have first multiple choice questions. Multiple choice questions. So question number 1. इथाइलिन इज यूज्ड फॉर, इथाइलिन कब यूज किया जाता है? रिटार्डिंग राइपनिंग ऑफ टोमेटो. रिटार्ड मतलब वो राइपनिंग में हेल्प नहीं करता, बल्कि ऐसा नहीं है. सेकंड, हास्टनिंग ऑफ राइपनिंग ऑफ फ्रूट, करेक्ट, ये फ्रूट की राइपनिंग को तेज कर देता है. स्लोइंग डाउन राइपनिंग ऑफ एप्पल, गलत, बोथ बी एंड सी इज इनकरेक्ट. तो इथाइलिन इज अ gaseous hormone and is produced by the ripened fruits and also help in ripening of other unripened fruits. Other mentioned function are not of ethylene. जो दूसरे मेंशन जो फंक्शन है वो इथाइलिन के नहीं है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2. कोकोनट वाटर कंटेन, कोकोनट वाटर के अंदर क्या होता है? कोकोनट वाटर के अंदर क्या होता है बेटा? सो आंसर नंबर 6, साइटोकाइनिन. कोकोनट मिल्क जो होता है लिक्विड एंडोस्पर्म होता है बेटा. वो जो कोकोनट मिल्क होता है वो लिक्विड एंडोस्पर्म होता है और वो कैसा फ्रूट होता है? अनराइपेंड फ्रूट होता है. इसके अंदर कौन सा प्लांट हार्मोन होता है? साइटोकाइनिन. दूसरे हार्मोन कोकोनट मिल्क के अंदर एब्सेंट होते हैं. क्वेश्चन नंबर 3. द इफेक्ट ऑफ एपिकल डोमिनेंस कैन बी ओवरकम बाय विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन. अब एपिकल डोमिनेंस ही शो करता है प्लांट और उसको बनाए रखने के लिए ऑक्सिन हार्मोन होता है. लेकिन इस एपिकल डोमिनेंस को ओवरकम करना है तो कौन सा हार्मोन होगा? तो मैंने आपको पढ़ाया था बेटा, जो साइटोकाइनिन है वो एंटागोनिस्टिक होता है ऑक्सिन से. कि अगर ऑक्सिन एपिकल डोमिनेंस को बनाए रखता है तो साइटोकाइनिन उसको ओवरकम कर देता है. ठीक है, लेकिन ये जो इंडोल एसिटिक एसिड है वो क्या है? एपिकल डोमिनेंस में हेल्प करता है. इथाइलिन क्या करता है? फ्रूट की राइपनिंग में हेल्प करता है. गिब्रेलिन क्या करता है? बड और सीड डोरमेंसी को ओवरकम करता है. क्वेश्चन नंबर 4. मैच द फॉलोइंग. यहाँ पे इंडोल एसिटिक एसिड है बेटा, ये हमें कहां से मिलता है? यस, इंडोल. दूसरा है एब्सिसिक एसिड, इथाइलिन, गिब्रेलिक एसिड, साइटोकाइनिन. कहां से हमें ये मिलता है बेटा? देखो, बोल्टिंग कौन करा रहा था? गिब्रेलिक एसिड. कौन करा रहा था बोल्टिंग? गिब्रेलिक एसिड. साइटोकाइनिन, अच्छा फिर यहां देखो एब्सिसिक एसिड स्टोमेटा को क्लोज करा रहा था. ठीक है, इथाइलिन जो है वो राइपनिंग ऑफ फ्रूट करा रहा था. ठीक है, और ये जो क्या है इंडोल एसिटिक एसिड, ये क्या करा रहा था? वीड्स को खत्म करा रहा था. तो वीड फ्री लोन बचा कौन? साइटोकाइनिन. तो इसका आंसर क्या हो गया? फर्स्ट वाला. तो करेक्ट आंसर इज ए ऑप्शन. IAA इंडोल एसिटिक एसिड, यानी मतलब यहाँ पर ऑक्सिन की बात हो रही है. वीड फ्री लोन IAA को यूज करके अगर किसी लॉन के अंदर वीड है तो उसको खत्म किया जा सकता है. जैसे कि सिंथेटिक ऑक्सिन है हमारे पास 2,4-D एंड सिंथेटिक इंडोल एसिटिक एसिड किल द ब्रॉड लीफ वीड, thus used as weedicides. नेक्स्ट है एब्सिसिक एसिड, स्ट्रेस हार्मोन है. जब भी स्ट्रेस कंडीशन आएगी स्टोमेटा को क्लोज करा देगा. अंडर वाटर स्ट्रेस कंडीशन इट शट्स डाउन स्टोमेटा टू रिड्यूस द रेट ऑफ ट्रांसपीरेशन. नेक्स्ट वन इज इथाइलिन. इथाइलिन एक गैसियस हार्मोन है जो फ्रूट की राइपनिंग में हेल्प करता है. गिब्रेलिक एसिड बोल्टिंग कराता है. बोल्टिंग मतलब इंटरनोड की लेंथ को बढ़ा देता है. जब प्लांट पे इसको स्प्रे किया जाता है तो इसके इंटरनोड क्या है? इलोंगेट हो जाती हैं और प्लांट क्या हो जाता है? एक्सट्रीमली टॉल हो जाता है. इनको रोजेट प्लांट के अंदर यूज किया जाता है. रोजेट प्लांट जैसे कि हमारी कैबेज होगी उसमें इंटरनोड की लेंथ बिल्कुल ही कम होती है. साइटोकाइनिन सेल डिवीजन कराता है और ये कहां से मिला था हमें? हैरिंग स्पर्म DNA से मिला था पहली बार. ठीक है, अदर ऑप्शंस आर इनकरेक्ट एंड करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए.
Now come to the next question, that is question number 5. The term synergistic action of hormone refer to. Synergistic का मतलब क्या है? जब दो हार्मोन साथ में काम करें, वर्क टुगेदर. ठीक है. Synergistic effect means when two hormones work together, they increase the effect or functioning of each other, so there will be enhanced effect of both the hormones. अब देखो पहला क्या है? When two hormone act together, yes, but bring about opposite effect. ये हो सकता है कि दो हार्मोन काम करें लेकिन एक दूसरे के अपोजिट इफेक्ट शो करें. When two hormone act together and contribute to same function, ये जरूरी नहीं कि हमेशा ही सेम फंक्शन परफॉर्म करें. ठीक है. फिर है जैसे कि अभी मैंने ऑक्सिन और साइटोकाइनिन का एग्जांपल दिया था, वो एंटागोनिस्टिक थे. लेकिन व्हेन वन हार्मोन अफेक्ट मोर देन वन फंक्शन, ऐसे हो सकता है. व्हेन मेनी हार्मोन ब्रिंग अबाउट एनी वन फंक्शन, ये भी हो सकता है. तो क्या हो गया बेटा आपका ए सी डी, ये सारे स्टेटमेंट क्या है बेटा? करेक्ट है. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6. एप्पल्स आर जनरली रैप्ड इन वैक्स पेपर. एप्पल्स को जनरली वैक्स पेपर में रैप किया जाता है. बेटा एप्पल्स के ऊपर छोटे छोटे पोर होते हैं, लेंटिसल्स, जहां से वो रेस्पायर करता है. और जैसे ही रेस्पिरेशन रेट बढ़ेगा तो उसकी ओवर राइपनिंग हो जाएगी. उसकी क्या हो जाएगी? ओवर राइपनिंग. बट इफ वी रैप the apple into wax paper, then the respiration rate will be low and no respiration will be occur, so we can prevent over ripening of the apples. So the correct answer is B, prevent aerobic respiration by checking the entry of O2. Other options are incorrect. Question number 7. Growth can be measured in various ways. Which of these can be used as parameter? बहुत सारे, अगर सेल नंबर में इंक्रीज हो रहा है तब भी हम बता सकते हैं ग्रोथ हुई है. सेल साइज में इंक्रीज हो रही है तो भी हम बता सकते हैं. लेंथ और वेट में भी हम बता सकते हैं. तो आप ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज आउट ऑफ सिलेबस. कम टू द क्वेश्चन नंबर 9. टू इंक्रीज शुगर प्रोडक्शन इन शुगर केन. शुगर केन के अंदर शुगर की प्रोडक्शन करनी है. अब भाई अगर शुगर केन की लेंथ ही 5 मीटर है और दूसरे शुगर केन की 10 मीटर है, तो किसमें ज्यादा प्रोडक्शन हो? 10 मीटर वाले में. और मैंने आपको बताया था अगर गिब्रेलिक एसिड का हमने स्प्रे किया तो इंटरनोड की इलोंगेशन कराता है. तो गिब्रेलिन स्प्रे ऑन शुगर केन इंड्यूस द ग्रोथ इन द इंटरनोड एरिया. अब हमारा ये शुगर केन है, ऐसे होता है. ये एक नोड है, ये दूसरी नोड है. ये क्या होता है? इंटरनोड. अगर इसकी लेंथ को बढ़ा दें तो ओवरऑल शुगर केन की लेंथ क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी. तो larger is the area, larger will the sugar content. As sucrose is main constituent in the sap of sugarcane stem. sugarcane stem का जो liquid है, sap है, उसमें क्या main constituent होता है बेटा? सुक्रोज होता है. नेक्स्ट है ABA acts as an antagonistic. एब्सिसिक एसिड किसके एंटागोनिस्टिक काम करता है? तो गिब्रेलिक एसिड के एंटागोनिस्टिक काम करता है, यानी कि उसके अपोजिट, उसके अगेंस्ट काम करता है. अब एबीए ठहरा स्ट्रेस हार्मोन, तो सी डोरमेंसी को बनाए रखेगा. लेकिन गिब्रेलिक एसिड सीड डोरमेंसी को तोड़ता है और सीड की जर्मिनेशन में हेल्प करता है. दैट्स व्हाई दे आर एंटागोनिस्टिक इन नेचर. नेक्स्ट है बेटा मोनोकार्पिक प्लांट्स. क्या होते हैं? वो प्लांट जो अपनी लाइफ में सिर्फ एक बार फ्लावर प्रोड्यूस करते हैं और फिर क्या हो जाते हैं? डाई हो जाते हैं. नेक्स्ट इज आउट ऑफ सिलेबस. Come to the very short answer type questions बेटा. Fill in the places with appropriate word. देखो, a phase of growth which is maximum and fastest. एक ऐसा फेज बताओ जो मैक्सिमम फास्टेस्ट होता है. तो मैंने आपको बताया था एक्सपोनेंशियल फेज. एक्सपोनेंशियल फेज जब ज्योमेट्रिक ग्रोथ पैटर्न बताया था तो हमारे पास इस तरीके की सिग्मोइड शेप आई थी. यहाँ वो धीरे धीरे ग्रोथ होती है तो लैग फेज, फिर एकदम से रैपिड इंक्रीज होता है तो एक्सपोनेंशियल फेज, और जब कांस्टेंट हो जाता है तो स्टेशनरी फेज. नेक्स्ट वन इज एपिकल डोमिनेंस एज एक्सप्रेस्ड इन डाइकोटिलिडनस प्लांट्स इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ मोर. क्या होता है? ऑक्सिन ज्यादा होता है. क्या होता है बेटा? ऑक्सिन ज्यादा होता है. ऑक्सिन ज्यादा होगा तो एपिकल बर्ड ऐसे की ऐसी रहेगी और लेटरल वन क्या है?
अपना इफेक्ट शो नहीं करेगी। नेक्स्ट, इन एडिशन टू ऑक्सिन अ डैश मस्ट बी सप्लाई टू कल्चर मीडियम टू ऑब्टेन ए कैलस। कैलस कैसे मिलेगा? जब सेल डिवाइड करेगी तो ऑक्सिन के साथ साथ क्या देना पड़ेगा? साइटोकाइनिन हमें देना पड़ेगा। डैश ऑफ वेजिटेटिव प्लांट आर द, दिस इज आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन। नेक्स्ट, ए प्लांट ग्रोथ सब्सटेंस हैव इन्यूमरेबल प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस, नेम द पीजीएस यू शुड यूज टू। मान लो शुगर केन की यील्ड प्रोडक्टिविटी बढ़ानी है तो ऑब्वियसली गिब्रेलिक एसिड का स्प्रे करना पड़ेगा, अभी एक्सप्लेन किया है। अगर लेटरल शूट ग्रोथ करानी है, अब ऑक्सिन तो एपिकल डोमिनेंसी शो करता है और ऑक्सिन के अपोजिट काम करता है साइटोकाइनिन, तो साइटोकाइनिन यूज होगा जिसमें कि लेटरल शूट की ग्रोथ होगी। पोटैटो ट्यूबर की जो स्प्राउटिंग है वो कौन कराता है? इथाइलिन कराता है। सीड जर्मिनेशन को रोकता कौन है? स्ट्रेस हार्मोन, दैट इज द एब्सिसिक एसिड। नेक्स्ट है बेटा हमारे पास कि देखो हमारे पास एक बात है कि एक रूट है, पहले वो 5 सेंटीमीटर की थी, एक पीरियड ऑफ टाइम में वो 19 सेंटीमीटर हो गई, तो एब्सोल्यूट ग्रोथ कितनी हुई इसकी? 19 - 5 14 सेंटीमीटर। रिलेटिव ग्रोथ कितनी हुई? रिलेटिव ग्रोथ कितनी हुई बेटा उसकी? तो रिलेटिव ग्रोथ कैसे होगी? तो देखिए बाद में होगी 19, पहले थे 5, तो कितना परसेंट बढ़ा बेटा? इतना परसेंट इंक्रीज हो गया। इतना परसेंट क्या हो गया? इंक्रीज। अगर इसको मैं मीटर में लेती हूं तो कितना हो जाएगा? 3.8। तो ये इसका क्या है? रिलेटिव ग्रोथ है, और वो क्या था उसका? एब्सोल्यूट ग्रोथ। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Gibberellins were first discovered in Japan when rice plants were suffering from Bakane disease, that is a foolish seedling disease caused by a fungus that is Gibberella fusicorae. इस फाइटोहॉर्मोन के 2 फंक्शन बताने हैं और गिब्रेलिन की किस प्रॉपर्टी के कारण इसको फुलिश सीडलिंग डिजीज बोला गया, तो ये आपको एक्सप्लेन करना है। तो पहले इसके फंक्शन देखते हैं कि बोल्टिंग कराता है, यानी कि इंटरनोड की इलोंगेशन कराता है रोजेट प्लांट्स के अंदर। सीड की जर्मिनेशन को इंड्यूस करता है, बड और सीड डोरमेंसी को ब्रेक करता है, राइट। नेक्स्ट है जो राइस सीडलिंग प्लांट थे वो एक्सेसिव ग्रोथ शो कर रहे थे इंटरनोड रीजन पे। जब हमने मिला कि ये फंगस से इन्फेक्टेड है, दैट इज गिब्रेला फ्यूजिकोराई। वो फंगस क्या है? एक्सेस अमाउंट में गिब्रेलिक एसिड को प्रोड्यूस कर रहे थे, जिसके कारण उसकी नॉर्मल प्लांट हाइट ना होकर के बहुत ही ज्यादा टॉल थी। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड द फुलिश सीडलिंग डिजीज। Next question, question number 5. Gibberellic promotes the formation of dash flowers on genetically dash plants in cannabis, whereas ethylene promotes formation of dash flowers on genetically dash plants. तो dash में आएगा या तो मेल या तो फीमेल। तो देखते हैं। Besides some primary function, ये प्राइमरी फंक्शन मेन फंक्शन तो शो करते हैं, कुछ सेकेंडरी फंक्शन भी शो करते हैं। कौन? गिब्रेलिन और इथाइलिन हैव सम स्पेशल इफेक्ट ऑन सम स्पेशल प्लांट, स्पेसिफिक प्लांट। जो गिब्रेलिन है वो क्या करेगा? प्रोमोट द फॉर्मेशन ऑफ मेल फ्लावर ऑन जेनेटिकली फीमेल प्लांट्स। तो ये मेल फ्लावर्स बनाएगा फीमेल प्लांट पे, ठीक है। लेकिन इथाइलिन क्या करेगा? फीमेल फ्लावर बनाएगा मेल प्लांट पे। तो ये क्या है? इसके स्पेसिफिक फंक्शन है कि गिब्रेलिन का अगर फीमेल प्लांट पे स्प्रे कर दिया गया तो मेल फ्लावर बन जाएंगे। अगर इथाइलिन का मेल प्लांट पे स्प्रे कर दिया गया तो उस पे फीमेल फ्लावर्स आ जाएंगे, करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आउट ऑफ सिलेबस। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज यस, अ फार्मर ग्रो cucumber plant in his field. He wants to increase the number of female flower in them. Which plant growth regulator can be applied to achieve this? इससे पहले क्वेश्चन में मैंने बताया कि इथाइलिन को अगर मेल प्लांट के ऊपर स्प्रे कर देंगे तो फीमेल फ्लावर आ जाएंगे। फीमेल फ्लावर मतलब सीड बनेगा, उससे फ्रूट बनेगा।
तो जो हमारी यील्ड क्या होगी वो भी ज्यादा होगी। तो इथाइलिन रिस्पॉन्सिबल है इन डिटरमाइनिंग द सेक्स ऑफ मोनोशियस फ्लावर एंड एसोसिएटेड विद द प्रमोशन ऑफ फीमेलनेस इन प्लांट। Thus the farmer must spray ethylene hormone on this cucumber crop to produce female flowers and to increase yield. Come to the next question, question number 8. Where are the following hormones synthesized in plant? IAA, indole acetic acid, केमिकल नाम है किसका? ऑक्सिन का। ये कहाँ बनता है? रूट और शूट के टिप पे, लीफ की प्राइमोडिया, प्राइमोडिया मतलब जहां से लीफ बनना शुरू हो रहा है, या फिर डेवलपिंग सीड, ये उनकी साइट है ऑक्सिन की जहां वो बनता है। गिब्रेलिन इंपॉर्टेंट रोल होता है सीड जर्मिनेशन में, ठीक है। तो ये एपिकल शूट बड के अंदर होता है, यंग लीव्स के अंदर बनता है, रूट की टिप पे होता है, डेवलपिंग सीड्स के अंदर मिलता है। साइटोकाइनिन्स, साइटोकाइनिन्स मतलब वो सेल जो डिवाइड कर रही है लगातार, तो मेनली कहाँ होता है? रूट्स के अंदर। ये सीड के एंडोस्पर्म में भी हो सकता है जो एम्ब्रियो ग्रो कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9. इन बोटेनिकल गार्डन्स एंड टी गार्डन्स, gardeners trim the plants regularly so that they remain bushy. Does this practice have any scientific explanation? मतलब गार्डन है उसमें छटाई होती है ना, कटाई होती है उसकी, बार बार ट्रिम करते हैं गार्डनर उसको। तो क्यों करते हैं? ट्रिम इसीलिए करते हैं ऊपर ऊपर से कि उनकी जो एपिकल बड है ना वो रिमूव हो जाए। एपिकल बड रिमूव हो गई तो एपिकल डोमिनेंसी खत्म हो जाएगी और लेटरल बर्ड्स को ग्रो करने का मौका मिल जाएगा। क्योंकि एपिकल बढ़ गई, ऑक्सिन हार्मोन रिलीज होना बंद हो जाएगा और एपिकल डोमिनेंसी भी खत्म हो जाएगी। तो ट्रिमिंग क्या करती है? एपिकल बर्ड को रिमूव कर देती है, लेटरल बर्ड को ग्रो करने का मौका देती है और जो प्लांट्स होते हैं वो डेंस और बुशी अपीयरेंस देने शुरू कर देते हैं। तो इसका साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन क्या था कि एपिकल बर्ड इज रिमूव्ड, thus result in the removal of auxin and phenomenon of an apical dominance is overcome. Correct? Come to the next question. Question number 10. Light plays an important role in this is out of syllabus. Yes. In the figure sigmoid curve given. तो पहला क्या है मैंने अभी आपको बताया, लैग फेज है जिसमें स्लोली ग्रोथ होती है, ग्रोथ इज स्लो। सेकंड एक्सपोनेंशियल फेज है, एक्सपोनेंशियल फेज है जिसमें कि रैपिड ग्रोथ होती है और मैक्सिमम ग्रोथ होती है। थर्ड क्या है? स्टेशनरी फेज, जहां पर जो ग्रोथ होती है वो डिमिनिश, एकदम से स्टॉप हो जाती है, खत्म हो जाती है। कम टू द क्वेश्चन नंबर 12. ग्रोथ इज वन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म का एक कैरेक्टरिस्टिक होता है ग्रोथ। लेकिन जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं वो भी ग्रो करते हैं, तो उसके लिए क्या पैरामीटर्स हैं? अब यूनिसेलुलर एक सेल है बेटा, इस सेल ने डिवाइड करके 2 सेल बनी, यानी कि सेल के नंबर में इंक्रीज हो गया। तो यही मेथड इनका रिप्रोडक्शन का होता है और यही मेथड इसका इनडायरेक्टली ग्रोथ करने का होता है, ठीक है। तो ग्रोथ इज मेन कैरेक्टर जो लिविंग और नॉन लिविंग में डिफरेंशिएट करता है। सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म नंबर में ग्रो करते हैं, बायोमास में एक्यूमुलेशन होती है या फिर उसका साइज बढ़ता है। तो ये कुछ पैरामीटर्स होते हैं, ठीक है। या तो नंबर ऑफ सेल में इंक्रीज होगा या फिर सेल के साइज में इंक्रीज होगा या सेल के लेंथ में इंक्रीज होगा। इफ वी टॉक अबाउट द यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म तो ये भी ग्रोथ शो करते हैं और ग्रोथ सिंक्रोनस है रिप्रोडक्शन के, दोनों सिनोनिम है एक दूसरे के, कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जब डिवाइड कर रहे होते तो वो रिप्रोडक्शन भी है एज वेल वो क्या कर रहे हैं? ग्रो कर रहे हैं। तो हर एक सेल अपने अंदर प्रोटोप्लाज्म एक्यूमुलेट करता है। सेल डिवाइड कब करती है? पहले एक सेल है, जब वो अपने अंदर प्रोटोप्लाज्म को बढ़ा लेगी तभी तो डिवाइड करेगी। तो ये क्या कर रही है? एक तरह से ग्रो ही कर रही है, ठीक है, एंड इंक्रीज इन साइज बट अप टू अ लिमिट एंड डिवाइड टू फॉर्म 2 सेल्स। क्लियर? कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 13. The rice seedlings infected with fungus Gibberella fusariae is called the foolish seedling. अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि जो राइस सीडलिंग है अगर वो इस फंगस से क्या इन्फेक्टेड है तो उसकी इंटरनोड की लेंथ बढ़नी शुरू हो जाती है, नॉर्मल हाइट से बहुत ज्यादा टॉल हाइट हो जाती है सीडलिंग की। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड द फुलिश सीडलिंग। ये लिखा हुआ है, जब ये फंगस राइस प्लांट को इन्फेक्ट करती है तो इंटरनोडल एरिया इंक्रीज हो जाता है
और फुलिशली टोल हो जाता है नॉर्मल से। और ये किसकी वजह से हुआ? फंगस क्या प्रोड्यूस कर रही थी? गिब्रेलिक एसिड प्रोड्यूस कर रही थी हायर अमाउंट में, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड द फुलिश डिजीज। नाउ कम टू द शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। Short answer type question. Come to the second question which is in our syllabus. What are the structural characteristics of meristematic cell near root tip? रूट टिप पर जो मेरिस्टेमेटिक सेल होती हैं उनकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं? जो मेरिस्टेम के पास जो रीजन होता है उसको बोलते हैं रूट एपिकल मेरिस्टेम, जहां पर एक्टिवली डिवाइडिंग सेल होती हैं, ठीक है, जिनकी सेल वॉल थिन होती है, डेंस साइटोप्लाज्म होता है, लार्ज न्यूक्लियस होता है, एबिलिटी होती है डिवाइड करने की। एबिलिटी क्या होती है बेटा? उसकी डिवाइड करने की एबिलिटी होती है। एंड सेल्फ परपेचुएट का मतलब कैपेबल ऑफ कंटिन्यूइंग डिवाइडिंग, मतलब कॉन्टिन्यूसली डिवाइड करती रहती है। इलोंगेशन वाले जोन में क्या होता है कि सेल इलोंगेट कर रही होती है, किस फॉर्म में कि उनके जो छोटे छोटे स्मॉल वैक्यूल हैं वो इलोंगेट करना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। दिस रीजन इज सिचुएटेड जस्ट अबव द मेरिस्टेमेटिक सेल। अगर ये मेरिस्टेमेटिक जोन है तो इसके नीचे इलोंगेशन जोन होगा। यहाँ पे लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल वैक्यूल डेवलप हो जाते हैं और ये सारे वैक्यूल फ्यूज करके एक लार्ज सेंट्रल वैक्यूल बनाते हैं जिसके अंदर क्या भरा होता है? सेल सेप। इसको बोलते हैं इलोंगेशन रीजन, ठीक है। Now come to the next question, that is, does the growth pattern in plants differ from that in animal? क्या प्लांट के अंदर ग्रोथ का पैटर्न और एनिमल के अंदर ग्रोथ पैटर्न अलग अलग होता है? ठीक है। Do all the parts of plant grow indefinitely? If not, name the reason of plant which can grow indefinitely. अब प्लांट के अंदर देखोगे तो ग्रोथ ओपन टाइप की होती है, इनडेटर्मिनेट होती है, यानी कि प्लांट थ्रू आउट द लाइफ ग्रो करता रहता है क्योंकि उसके अंदर मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है स्पेसिफिक पार्ट में, जैसे कि एपिकल, इंटरकैलरी एंड लेटरल। तो इसी एबिलिटी के कारण वो कॉन्टिन्यूसली डिवाइड करता है, दैट्स व्हाई द ग्रोथ पैटर्न इज इनडेटर्मिनेट। लेकिन एनिमल के अंदर डेटर्मिनेट होता है, लिमिटेड ग्रोथ पीरियड होता है, उसके बाद बॉडी ग्रो करना बंद कर देती है। तो ऑल द पार्ट ऑफ प्लांट डू नॉट ग्रो इंडेफिनेटली, सिर्फ वो पार्ट जिसमें मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है, जैसे कि रूट अपेक्स, शूट अपेक्स, इसमें एपिकल मेरिस्टेम होता है, तो ये कीप ऑन ग्रोइंग and thus contributing to the elongation of plant height. Come to the next question. Explain in 2 to 3 lines each of the following terms with the help of examples taken from the different plant tissue. Differentiation का मैंने मतलब बताया था, अगर एक सेल डिवाइड करती है, 2 सेल में डिवाइड हो गई, इन दोनों सेल को जब अपना स्पेसिफिक फंक्शन पता चलता है तो हम उसको कहते हैं डिफरेंशिएशन। स्पेसिफिक फंक्शन पता चल गया लेकिन सर्टेन कंडीशन में इस सेल के अंदर दोबारा से डिवाइड करने की प्रॉपर्टी आ गई तो इसको हम बोलेंगे डी डिफरेंशिएशन। और दोबारा से अगर ये डिवाइड कर जाती है और ये डिवाइड की हुई सेल को दोबारा से स्पेसिफिक फंक्शन मिल जाता है तो उसको बोलते हैं रीडिफरेंशिएशन, ठीक है। तो देखो, डिफरेंशिएशन इज परमानेंट इन साइज, स्ट्रक्चर, कंपोजिशन, फंक्शन ऑफ सेल। सेल को एक पर्टिकुलर साइज मिल जाता है, स्ट्रक्चर मिल जाता है, कंपोजिशन मिल जाती है, एक फंक्शन मिल जाता है, चाहे वो सेल है, चाहे वो टिश्यू है या फिर वो ऑर्गन है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है प्लांट के अंदर, वो नई नई सेल बनाता है और वो सेल मैच्योर हो जाती है, मतलब उसको स्पेसिफिक फंक्शन मिल जाता है, वो डिफरेंशिएट हो जाती है एक स्पेशल टिश्यू में या ऑर्गन में। जैसे कि सेल्स डिस्टल टू रूट एपिकल मेरिस्टम फ्रॉम द रूट कैप। अगर सेल्स जो मेरिस्टेमेटिक रीजन से दूर है तो रूट कैप बनाएगी, अगर पेरिफ्री पे चली गई हैं तो एपिडर्मिस बनाएगी, उसके बाद कॉर्टेक्स बनाएगी, उससे और दूर चलेगी तो एंडोडर्मिस बनाएगी, उससे और दूर चलेगी तो पेरिसाइकिल और वेस्कुलर बनाएगी। तो ये टर्म्स हैं, ये आप पढ़ोगे बेटा एनाटॉमी इन फ्लावरिंग प्लांट्स के अंदर। नाउ कम टू द नेक्स्ट टर्म, दैट इज द डी डिफरेंशिएशन, मीन्स डिस्पेशलाइजेशन ऑफ डिफरेंशिएटेड सेल, मतलब डिफरेंशिएटेड सेल को दोबारा से डिवाइड करने की प्रॉपर्टी अगर मिल जाती है तो उसको बोलते हैं बेटा डी डिफरेंशिएशन। जैसे डाइकोट स्टेम के अंदर कॉर्टेक्स की सेल को दोबारा से डिवाइड करने की कैपेबिलिटी मिल जाती है तो उसको बोलते हैं डी डिफरेंशिएशन। और वो क्या हो जाती है? मेरिस्टेमेटिक, और क्या बनाती है? कैम्बियम। और कैम्बियम क्या करता है? सेकेंडरी ग्रोथ। रीडिफरेंशिएशन का मतलब कैम्बियम सेल जब दोबारा से
रीडिफ्रेंशिएट हो जाती है, यानी कि दोबारा से उसको अपना स्पेसिफिक फंक्शन मिल जाता है, तो उसको बोलते हैं रीडिफ्रेंशिएशन। ये जो आपको टर्म है ना बेटा, सेकेंडरी कॉर्टेक्स, सेकेंडरी जाइलम, फिलोएम एलिमेंट, ये आपको समझ आएगा एनाटॉमी इन फ्लावरिंग प्लांट्स के अंदर। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज ऑक्सिन्स आर ग्रोथ हॉर्मोन्स कैपेबल ऑफ प्रोमोटिंग सेल इलोंगेशन। हमें पता है ग्रोथ हॉर्मोन्स है, सेल की इलोंगेशन कराता है। दे हैव बीन यूज्ड इन हॉर्टिकल्चर टू प्रमोट ग्रोथ, फ्लावरिंग एंड रूटिंग। राइट अ लाइन टू एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ द फ्लोइंग टर्म्स रिलेटेड टू ऑक्सिन। ऑक्सिन प्रिकर्सर्स क्या होते हैं? वो प्रिकर्सर जो रॉ मटेरियल की तरह काम करते हैं और ऑक्सिन की सिंथेसिस कराने में हेल्प करते हैं। ये किससे बनता है? ट्रिप्टोफैन से बनता है। ये एडेनिन कंपाउंड है, ये कैरोटीनोइड का क्या है? डेरिवेटिव है। तो ट्रिप्टोफैन, एडेनिन, कैरोटीनोइड क्या है? ऑक्सिन प्रिकर्सर्स हैं। एंटीऑक्सिन क्या होते हैं? जो ऑक्सिन के एक्शन को रोकते हैं, जैसे कि पैरा क्लोरोफिनॉक्सी आइसोब्यूटारिक एसिड या फिर टीबा। सिंथेटिक ऑक्सिन जो नेचुरली नहीं बनते, मैन उसको आर्टिफिशियली बनाता है, लाइक 2,4-D जो कि वीडीसाइड है, नैप्थलिक एसिड, डिकाम्बा, IBA, इंडोल ब्यूटारिक एसिड, जो कि नेचुरली भी मिलते हैं और सिंथेटिकली भी उनको बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रोल ऑफ इथाइलिन एंड एब्सिसिक एसिड इज बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव। दोनों बताने हैं, दोनों हार्मोन के। तो इथाइलिन के पॉजिटिव इफेक्ट क्या है कि ये हॉरिजॉन्टल ग्रोथ कराता है। कोई भी प्लांट ऐसे ग्रो करेगा, लेकिन ये कैसे ग्रो करती है? इसकी स्टेम ऐसे हॉरिजॉन्टली ग्रो करेगी, यानी कि ग्रेविटी की तरफ शो कर रही है ये। तो ये हॉरिजॉन्टल ग्रोथ शो करती है। नेगेटिव क्या है? ये लॉन्गिट्यूडनल ग्रोथ को इनहिबिट करती है। जियोट्रोपिज्म पॉजिटिव शो करती है, नीचे की तरफ अगर मूव करेगी, ऊपर की तरफ ना जाके नीचे की तरफ जाएगी तो पॉजिटिव जियोट्रोपिज्म शो करेगी। ठीक है, तो ग्रेविटी के लिए क्या है? सेंसिटिविटी आएगी इसके अंदर। ये एपिकल डोमिनेंस को प्रमोट करता है, लेकिन दूसरी तरफ लीव्स, फ्लावर और फ्रूट की सेनेसेंस को एनहांस करता है। सीड और बर्ड की डोरमेंसी को तोड़ता है, लेकिन लेटरल बर्ड की डोरमेंसी को बनाए रखता है। फ्रूट की राइपनिंग कराता है, रूट की फॉर्मेशन कराता है। दूसरी तरफ ये क्या करता है? मीडिएट्स फॉर्मेशन ऑफ ABA अंडर स्ट्रेस कंडीशन। अगर स्ट्रेस कंडीशन आ जाए तो ABA को भी बनाने में हेल्प करता है। एब्सिसिक एसिड में देखो, एब्सिसिक एसिड एक स्ट्रेस हार्मोन है जो कि ट्रांसपीरेशन को रोकता है ताकि वाटर लॉस कम हो। ठीक है, स्टोमेटा को क्लोज कर देता है। दूसरी तरफ ये फ्लावर और फ्रूट की एब्सिशन भी कराता है। ये फ्लावरिंग को इंड्यूस करता है, रूट की फॉर्मेशन को करने में हेल्प करता है। दूसरी तरफ ये लीव्स को क्या करता है? सिनेसेंस, एजिंग की तरफ उसको लेकर जाता है। ठीक है, फिर प्रोलॉन्ग डोमेंसी ऑफ, मतलब सीड और बर्ड की डोरमेंसी को बनाए रखता है। ठीक है, बनाए रखता है। और यहाँ क्या कर रहा है? प्रोमोट बर्ड एंड सीड डोरमेंसी, रिटार्डेड कैम्बियल एक्टिविटी बाय स्टॉपिंग माइटोसिस इन द वेस्कुलर स्ट्रैंड एंड कैम्बियम। जो कैम्बियम डिवाइड करके सेकेंडरी ग्रोथ करेगा, उसकी सेल डिवीजन को रोकता है। यहाँ पे क्या करता है? प्लांट इंक्रीज रेजिस्टेंस ऑफ प्लांट टू द कोल्ड एंड अदर टाइप ऑफ स्ट्रेस। अगर स्ट्रेस है तो उसके लिए प्लांट को टॉलरेबल बनाता है, तो स्ट्रेस हार्मोन है। ठीक है, और गिब्रेलिक एसिड इसके क्या है? एंटागोनिस्टिक काम करता है। ठीक है, उधर ये क्या करता है? सीड जर्मिनेशन नहीं होने देता, लेकिन गिब्रेलिक एसिड सीड जर्मिनेशन कराता है। सो ये क्या थे इसके पॉजिटिव और नेगेटिव फंक्शन। अब नेक्स्ट आ जाइए बेटा, वाइल एक्सपेरिमेंटेशन व्हाई डू यू थिंक इट इज डिफिकल्ट टू असाइन एनी इफेक्ट सीन टू एनी सिंगल हार्मोन। अभी एक MCQ में एक क्वेश्चन अभी डिस्कस किया था आपके साथ कि बहुत सारे ऐसे हार्मोन हैं जो एक फंक्शन करते हैं, कई ऐसे हार्मोन हैं जो सेम फंक्शन करते हैं, कई ऐसे हैं जो एंटागोनिस्टिक काम करते हैं। तो जो फाइटो हार्मोन्स होते हैं उनको प्लांट सेल बनाती है। ठीक है, आर सिंथेसाइज्ड बाय प्लांट सेल इटसेल्फ और इंडिविजुअली। ये क्या है? ऑक्सिन, गिब्रेलिक एसिड, एब्सिसिक एसिड, इथाइलिन, साइटोकाइनिन। तो इनके लिए कोई सेपरेट सिस्टम नहीं है इनकी ट्रांसलोकेशन का, इसलिए इनका जो इफेक्ट है वो भी इंटरमिक्स्ड है। तो जैसे मैनी इफेक्ट ऑफ ऑक्सिन, गिब्रेलिक एसिड शो सेम फंक्शन। सिमिलरली इथाइलिन और एब्सिसिक एसिड सपोर्ट ईच अदर फॉर मैनी रोल। तो सेकेंडली इफेक्ट ऑफ फाइटो हार्मोन इन विट्रो एंड इन विवो विल ऑल्सो बी डिफरेंट। तो हम ये नहीं कह सकते कि एक सिंगल हार्मोन किसी एक इफेक्ट को शो कर रहा है। नेक्स्ट है बेटा,
What is the mechanism underlying the phenomenon by which the terminal apical bud suppresses the growth of lateral bud? Suggest measure to overcome this phenomenon. तो इसको हम apical bud dominancy कहते हैं। जब तक स्टेम पे एपिकल बड रहेगी, ऑक्सिन बनता रहेगा और ये लेंथ वाइज ग्रो करता रहेगा। जैसे ये हटा दोगे तो लेटरल बड भी क्या है, ब्रांचिंग करना शुरू कर देगी। तो वो फिनोमिनन जिसमें एपिकल बड लेटरल बड की ग्रोथ को सप्रेस करता है उसको बोलते हैं एपिकल डोमिनेंस। और ये किसके कारण होता है, ऑक्सिन के कारण। इसको ओवरकम करने के लिए या तो साइटोकाइनिन का स्प्रे कर दो, ठीक है, या फिर ट्रिम कर दो, बुशिस को ट्रिम कर दो, एपिकल बड को हटा दो, जिससे कि लेटरल बड क्या है, ग्रो करना शुरू कर देंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। In animals, there are special glands secreting hormones, whereas there are no glands in plants. Where are the plant hormones formed? How are the hormones translocated to the site of activity? कह रहा है कि एनिमल के अंदर तो ग्लैंड्स होती है स्पेशल हॉर्मोन्स को सिक्रेट करने के लिए, लेकिन प्लांट्स के अंदर नहीं होती। तो देखो, प्लांट हॉर्मोन्स को कौन बनाता है, प्लांट सेल इंडिविजुअली, अकॉर्डिंगली जब भी नीड होगी तब भी बनाएगा। कुछ हॉर्मोन्स स्पेसिफिकली सिंथेसाइज्ड होते हैं पर्टिकुलर प्लांट पार्ट में, जैसे कि ऑक्सिन कहाँ होता है, एपिकल शूट और रूट रीजन में, ठीक है। अब क्या है, इथाइलिन है, वो राइपेंड फ्रूट क्या करते हैं, उसको एमिट करते हैं। साइटोकाइनिन डिवाइडिंग सेल के अंदर मिलती है। तो अनलाइक प्लांट, एनिमल बीइंग मोर एडवांस एंड ऑर्गेनाइज्ड, दे हैव प्रॉपर हार्मोन सिक्रेटिंग ग्लैंड्स एंड ऑर्गन्स। अब एनिमल ज्यादा एडवांस्ड है, ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड है प्लांट से, तो उनके अंदर एक प्रॉपर हार्मोन सिक्रेटिंग ग्लैंड्स होती हैं। इन बोथ प्लांट एंड एनिमल देर आर ट्रांसपोर्टेड थ्रू द ट्रांसपोर्ट सिस्टम। जैसे कि एनिमल के अंदर ब्लड है, प्लांट के अंदर जाइलम एंड फिलोएम है, ठीक है, इसके अंदर क्या है, जाइलम एंड फिलोएम है। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 10। Many discoveries in science have been accidental. This is true for plant hormones also. Can you justify this statement by giving an example? Also, what term is used for such accidental finding? सारी डिस्कवरीज मैंने आपको एक्सप्लेन करी थी, वो सारी एक्सीडेंटल थी, ठीक है। इंटेंशनली कोई इसको डिस्कवर कर नहीं रहा था, लेकिन एक्सीडेंटली हो गया। तो अगर हम गिब्रेलिन की डिस्कवरी की बात करें तो ये बाय चांस थी, राइस फील्ड में ये मिली। जापान के अंदर राइस सीडलिंग्स को देखा गया जो नॉर्मल की बजाय टॉल हाइट के थे। क्यों? क्योंकि उसमें एक फंगस का इन्फेक्शन हो गया था, दैट इज द गिब्रेला फ्यूजिकराई, जो गिब्रेलिक एसिड सिक्रीट कर रही थी और उसकी जो हाइट है वो नॉर्मल से ज्यादा टॉल थी, ठीक है। फंगस क्या रिलीज कर रहा था, गिब्रेलिक एसिड। एक्सेस अमाउंट में कंसंट्रेशन हो गई थी, इसके कारण वो क्या हो गया था, टॉल। तो बाद में पता चला कि गिब्रेलिन एक हार्मोन है जो प्लांट्स के अंदर होता है। तो एक्सीडेंटली अगर डिस्कवरी हो जाए तो उसके लिए वर्ड यूज करते हैं सेरेंडिपिटी। सेरेंडिपिटी वर्ड यूज करते हैं जो एक्सीडेंटली हो जाए, जिसको होरेस वेलपोल ने कॉइन किया था इस टर्म को 1754 में। ही एक्सप्लेन्ड इट एज मेकिंग डिस्कवरीज बाय एक्सीडेंट और सेगेसिटी, ठीक है। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। टू गेट अ कार्पेट लाइक ग्रास लॉन्स आर moved regularly, is there any scientific explanation? Yes, कार्पेट लाइक ग्रास लॉन अगर हमें चाहिए तो बार बार उसको हमें उसकी छटाई करनी पड़ेगी। क्यों? ताकि एपिकल जो बड है उनको रिमूव किया जा सके, ताकि वो लिटरली ग्रो करे और एक मैट लाइक अपीयरेंस आए। तो वही है इसका बेटा एपिकल डोमिनेंस। रेगुलर मूविंग या फिर कटिंग ऑफ अपेक्स ऑफ लॉन ग्रास रिमूव्स द एपिकल पोर्शन ऑफ द प्लांट विच कॉजेज द लेटरल ब्रांच टू ग्रो फास्टर as the apical buds inhibit growth of the lateral bud by releasing auxin, phenomenon called the apical dominance. अगर इनके एपिकल उसको हम क्या कर देंगे, रिमूव कर देंगे, तो वो डेंस हो जाएगा, बुशी हो जाएगा, ग्रोथ फास्ट हो जाएगी, तो एक कारपेट लाइक क्या है, अपीयरेंस आ जाएगी। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर आपको एक स्लाइड दे दी जाए डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स की, कैन यू आइडेंटिफाई विच टाइप ऑफ सेल में बी मेरिस्मेटिक एंड द वन विच इज इनकैपेबल ऑफ डिवाइडिंग? मतलब कौन सी मेरिस्मेटिक है और कौन सी परमानेंट है। तो मेरिस्मेटिक सेल की जो सेल होती है उनके कुछ कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, जैसे कि थिन सेल वॉल होती है, डेंस साइटोप्लाज्म होता है, लार्ज न्यूक्लियस होता है, प्लाज्मोडेस्मेटा के कनेक्शंस होते हैं, ठीक है। वो सेल डिवाइड करने वाली होती हैं, क्रोमोसोम उसके रिप्लिकेट करते हैं,
ठीक है, तो ये सारे फीचर्स उसके अंदर मिलेंगे। लेकिन परमानेंट के अंदर उसके देखेंगे हम एक पर्टिकुलर साइज है, शेप है और सेल वॉल उसकी थिक है, उसके अंदर कुछ स्ट्रक्चर और फिजियोलॉजी को लेकर के स्पेसिफिकेशन आई है। ठीक है, और ये क्या है, डिफरेंट टाइप की हो सकती है, जैसे एपिडर्मल सेल, कॉर्टिकल सेल, वेस्कुलर टिश्यू सेल। काउंट टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 14। बता देती हूँ बेटा, फर्स्ट जो पार्ट दिखा रहा है वो शूट अपेक्स है, एपिकल ग्रोइंग रीजन, और ये वाला लीफ प्राइमोर्डिया, जहां से लीव क्या करेगा, बनेगा। Both animal and plant show growth. Why do we say that growth and differentiation in plant is open and not so in animal? अब एक्सप्लेन किया था, ओपन क्यों कहते हैं, इंडेटरमिनेट क्यों कहते हैं, कि कुछ रीजन प्लांट के अंदर ऐसे होते हैं जहां पे एक्टिवली डिवाइडिंग सेल होती है, लेकिन एनिमल के अंदर ऐसा सॉरी नहीं होता। तो प्लांट ग्रोथ इज इनडेटरमिनेट क्योंकि सेल्स कैन डिवाइड एंड एनलार्ज कॉन्टिन्यूसली फॉर लाइफ टाइम, बट इन एनिमल इट इज डेटरमिनेट till finite period they mature and stop growing externally. एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड तक वो ग्रो करेंगे, उसके बाद स्टॉप हो जाएंगे। ठीक है, और ये ग्रोथ ओपन क्यों है, क्योंकि मेरिस्टेमेटिक सेल्स होती हैं। यहाँ पे क्या है, सेल डिवीजन इज डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द बॉडी ऑफ ऑर्गेनिज्म टू रिप्लेस ओल्ड एंड डैमेज सेल एंड रेदर लोकलाइज स्पेसिफिक रीजन। ऐसे सेल्स जो हैं पूरे ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर होता है, एनिमल के अंदर, ताकि अगर कोई भी कहीं भी सेल डैमेज होती है उसको रिपेयर किया जा सके, उसको रिप्लेस किया जा सके। ठीक है, तो कौन से स्ट्रक्चर जो प्लांट के अंदर होते हैं, मेरिस्टेमेटिक जोन होते हैं जहां पर एक्टिवली डिवाइडिंग सेल होती हैं। प्लांट की ग्रोथ जो है एक मॉड्यूलर फैशन है, ग्रोज लॉन्गिट्यूडनली, लेटरली एंड गिर्थ। मॉड्यूलर फैशन होता है, लेंथ वाइज भी ग्रो कर रहा है, गिर्थ वाइज भी ग्रो कर रहा है, लेटरली भी ग्रो कर रहा है। लेकिन एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के बाद एम्ब्रियोनिक द ग्रोथ रेट इज रिड्यूस इन जुवेलाइन फेज एंड सीजीज मैच्योरिटी। एम्ब्रियोनिक स्टेज पे ग्रोथ रेट हाई होता है, जुवेलाइन फेज में कम हो जाता है, और मैच्योरिटी पे तो वो बिल्कुल ही खत्म हो जाता है। तो स्पंजेस आर एक्सेप्शन टू दिस, दे शो ओपन ग्रोथ एज एवरी सेल ऑफ देयर बॉडी कैन गिव राइज टू एन इंडिविजुअल एंड देयर ग्रोथ एंड डिफरेंशिएशन इज कॉन्टिन्यूस देयर लाइफ साइकिल। जो स्पंजेस होते हैं पोरीफेरा के अंदर आते हैं, पोरीफेरा फाइलम के अंदर आते हैं, उनकी हर एक सेल के अंदर कैपेबिलिटी होती है कि पूरी इंडिविजुअल को बना सके। तो स्पंजेस आर द एक्सेप्शन इन केस ऑफ एनिमल्स। अब क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। डिफाइन पार्थेनोकार्पी। पार्थेनोकार्पी मीन्स फ्रूट, फ्रूट की फॉर्मेशन विदाउट फर्टिलाइजेशन। फ्रूट फॉर्मेशन विदाउट फर्टिलाइजेशन, कौन सा हार्मोन इसको इंड्यूस करता है, ऑक्सिन एंड गिब्रेलिन्स। ठीक है, किस प्लांट के अंदर, ग्रेप्स एंड पपाया के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 17। While eating watermelons, all of us wish it was seedless. As a plant physiologist, can you suggest any method by which this can be achieved? तो पार्थेनोकार्पी, ऑब्वियसली पार्थेनोकार्पी में फर्टिलाइजेशन नहीं होगी तो सीड नहीं बनेगा, तो सीडलेस फ्रूट बनेंगे। तो इसके लिए कौन से हार्मोन अभी आपको बताए, ऑक्सिन एंड गिब्रेलिन। ठीक है, नेक्स्ट है एक गार्डनर है, एक गार्डनर फाइंड सम ब्रॉड लीव डाइकोट वीड्स ग्रोइंग इन इट्स लॉन, व्हाट कैन बी डन टू गेट रीड ऑफ वीड एफिशिएंटली। तो ऑक्सिन 2,4-D एक सिंथेटिक ऑक्सिन है, उसकी स्प्रे करने से जो वीड है वो खत्म हो जाएंगे। कैसे, 2,4-D डालने के बाद सेल की डिवीजन इतनी बढ़ जाती है, वो ट्यूमर बना देता है। ट्यूमर बनाने से ब्लॉकेज हो जाती है पूरे प्लांट को, ना तो वाटर मिल पाता है ना गैसेस एक्सचेंज हो जाता है, तो वो क्या है, मर जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19। ऑन जर्मिनेशन अ सीड फर्स्ट प्रोड्यूसेस शूट विद लीव्स, दिस इज आउट ऑफ सिलेबस। नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स। मैक्सिमम ग्रोथ ऑब्जर्व्ड इन एक्सपोनेंशियल फेज, एपिकल डोमिनेंस ऑक्सिन के कारण, रूट की इनिशिएशन साइटोकाइनिन कराता है, एंड नेक्स्ट इज आउट ऑफ सिलेबस। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। Yes, we have third one which is in our syllabus. Name a hormone which is gaseous in nature, obviously ethylene. Responsible for photoperiodism, this is not our syllabus. जो कुकुम्बर के अंदर फीमेलनेस लेकर आता है, obviously इथाइलिन। ठीक है, फीमेलनेस के लिए इथाइलिन होता है बेटा। और वीड्स को किल करने के लिए अभी सिंथेटिक ऑक्सिन के बारे में मैंने आपको बताया। ठीक है, दिस इज आर आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन। सो दीज आर द क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर।
जो मैंने आपको एक्सप्लेन किए। आई होप आपको चैप्टर क्लियर हुआ होगा। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। टिल देन कीप स्टडिंग, कीप ग्रोइंग।